तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्या इंट्रोडक्शन से प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना की इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जैसे जो प्रस्तावना है, सर्वप्रथम इसको कौन सा अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को अपनाया गया था। और जो भारत की प्रस्तावना है उसको जो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू ना समझिएगा, इनको पंडित नेहरू लिखा रहता है उसमें। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने इसको रखा गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्या, कि सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया था। और जो हमारी प्रस्तावना है उसको जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। जो हमारी प्रस्तावना है जो हमारे संविधान में अपनाई गई है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने इसके संविधान सभा के सामने रखा था। इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही कुछ चीज़ें और जान लेते हैं। तो कुछ चीज़ों में मतलब क्या है इसमें, जैसे कि अगर बात करें तो जैसे हमने देख लिया 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ। तो ये टाइमलाइन देख रहे हैं हम, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने इसे संविधान सभा के सामने रखा। फिर इसको अपनाया कब गया, तो अपनाने पे अगर देखेंगे तो 22 जनवरी 1947, क्या 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया। कब, 22 जनवरी 1947 को। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अपनाया कब गया, 22 जनवरी 1947 को। और नेहरू ने पेश कब किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। तो ये ध्यान रखिएगा। और 13 दिसंबर जो 1946 है, ये ध्यान रखिएगा, ये संविधान सभा की तीसरी बैठक थी। कौन सी तीसरी बैठक थी, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक पर पंडित नेहरू ने किसको, उद्देश्य प्रस्ताव को सामने रखा। उसी के आधार पर यह हमारी प्रस्तावना बनी है। और 13 दिसंबर 1946 तीसरी बैठक थी। और पहली बैठक कब हुई संविधान सभा की, अगर आपसे पूछा जाता है कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक, और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक। तो तीसरी में इसको रखा गया था। साथ ही 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया था। और जो 26 नवंबर 1949 है, तो पारित कब किया गया संविधान सभा में इसको, तो 22 जनवरी 1947 को। और जो इसमें डेट लिखी हुई है प्रस्तावना में, जब भारत के लोग इसको अंगीकृत आत्मर्पित करते हैं, तो वो कौन सी डेट लिखी हुई है, 26 नवंबर 1949 को। तो ध्यान क्या क्या रखना है, 23, ये डेट कौन कौन सी ध्यान रखनी है, 13 दिसंबर 1946 की डेट ध्यान रखनी है, 22 जनवरी 1947 की डेट ध्यान रखनी है। और साथ ही कौन सी, 26 नवंबर 1949, कब, 26 नवंबर की डेट ध्यान रखनी है आपको 1949 की। तो 26 नवंबर 1949 की डेट ध्यान रखनी है। और साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया था, इसे हम लोग ने अंगीकृत किया था, आत्मर्पित किया था, मतलब इसको अपनाया था भारत की जनता ने। तो ये ध्यान में रखिएगा संविधान, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ध्यान क्या रखना है, इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। कब, 1976 में 42वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत इनमें क्या, 3 शब्द जोड़े जाते हैं। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो 3 शब्द जोड़े जाते हैं कब, 1976 को, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो ये भी चीज़ें देखेंगे सारी चीज़ों के बारे में। साथ ही अगर देखें इसमें आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ने पे देखते हैं क्या दिया गया है। जैसा कि हमने देख लिया अभी, विश्व में सबसे पहला संविधान अमेरिका का संविधान था, जहाँ पे इसको क्या, प्रस्तावना में, संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया था। फिर उसके बाद जो भारत में इसको अपनाया गया वो हमने देख लिया, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। डेट इस पर जो हमने बता दी, 13 दिसंबर 1946 पीडीएफ में दे रखा है। 22 जनवरी 1947 42वां संविधान संशोधन हमने देख लिया, जिसके साथ 3 शब्द जोड़े गए थे, इसको भी देख लिया इंट्रोडक्शन में। साथ ही इसमें क्या है, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें मूल दर्शन के साथ साथ आधारभूत राजनीतिक व्यवस्था भी दी गई है, नैतिक और दार्शनिक मूल्यों को भी इसमें समाहित किया गया। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। साथ ही अगर ये देखें, जैसे जो कई लोगों ने कथन दिया इसके बारे में, कि जैसे जो हमारी प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान को समझने की कुंजी है, ये सब चीज़ें भी बताई गई हैं। परिचय पत्र है, पालकी वाला ने कहा था कि संविधान का परिचय पत्र है। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में कही जा सकती हैं। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें देखनी है, तो केवल इसमें डेट ध्यान रखिएगा कौन कौन सी, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, और साथ ही 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या। तो ये क्या करता है, जो प्रस्तावना है हमारी, जब पूरा संविधान बना लिया गया, प्रस्तावना क्या करती है, जब पूरा संविधान हमारा बना लिया गया, उसके बाद इसको संविधान सभा ने अपनाया था। मतलब ये इसको सबसे अंतिम रूप में संविधान में शामिल किया गया था प्रस्तावना को। तो ऐसा क्यों किया गया था, ऐसा इसलिए किया गया था कि मान लीजिए जैसे आपको कोई बुक लिखनी हो, ठीक है, और बुक का जो प्रीफेस होता है या इंडेक्स जो होता है, आपको उसको बनाना हो, तो पहले पूरी बुक बनाने के बाद उसको इंडेक्स को तैयार करेंगे ना, ताकि कौन सा चैप्टर कहाँ पे है, सारी चीज़ें हमको पता चले। इस हिसाब से इसको बनाया गया था, ताकि क्या होगा कि पूरा संविधान जो है
उसके पूरे अनुरूप बना सके। जितने भी संविधान में दर्शन दिए हैं, राजनीतिक दर्शन हो गए और साथ ही जितने भी मूल्य हैं, जितने भी न्याय हैं कितने प्रकार के, इन सारी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा क्या क्या, इसीलिए इसको ध्यान में रख के सबसे लास्ट में क्या किया गया, इसको अपनाया गया है ताकि पूरे संविधान का एक अच्छा खासा एक परिचय दे सके ये। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे इसमें और देखते हैं कि क्या है जो हमारी प्रस्तावना है। पहली बात तो आपको ये अच्छे से याद होनी चाहिए कि क्या दिया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु इसके समस्त नागरिकों में क्या क्या है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ये सारे कीवर्ड जितने दिए हैं इन सबको भी देखेंगे। तो ये आपको लाइन बाय लाइन याद रखनी चाहिए। तो इसमें अगर देखें आप तो देखना क्या है कि जैसे इसमें दिया हुआ है क्या, तो ये ध्यान में रखिएगा। जैसे इसमें क्या दिया है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पेपर में पूछ लेते हैं क्या, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो कितने प्रकार के न्याय दिए हमारी प्रस्तावना में, तो 3 प्रकार के न्याय दिए हैं। कितने, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई, तो कितने प्रकार की, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और जो समता है वो कितने प्रकार दी गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो 2 प्रकार की समता दी गई है। तो ये ध्यान में रखिएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता कौन सी, तो विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है, उपासना की स्वतंत्रता है। और न्याय की अगर बात करें तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये ध्यान में रखिएगा। 3 प्रकार के न्याय हैं। और ये जो न्याय है, ये जो न्याय की अवधारणा है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा, ये कहाँ से ली गई, तो रूस की क्रांति से ली गई है 1917 में जो हुई थी, वहाँ से ये अवधारणा ली गई है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की हमारे इसमें। तो ध्यान में रखिएगा। रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1977 में, रूस की क्रांति से प्रेरित है कौन सी हमारी है, सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। साथ ही कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है प्रस्तावना के साथ साथ किस में और दिया गया है, मतलब प्रस्तावना के साथ साथ क्या इसको फंडामेंटल राइट्स में या डीपीएसपी में या फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहाँ पे और जगह ये लाइन लिखी हुई है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय वाली लाइन। तो ये जो है एक जगह और देखने को मिलता है हमारा आर्टिकल 38 है डीपीएसपी का। कौन सा, डीपीएसपी का अगर आर्टिकल 38 देखेंगे तो वहाँ पे इसमें लिखा हुआ है क्या, आर्टिकल 38 में कि यही सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में भी बताता है। वो हमारा 38वां आर्टिकल जो है डीपीएसपी का, वो भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही अगर इसमें देखेंगे तो डेट कौन सी दी गई है हमारी प्रस्तावना में, तो 26 नवंबर 1949, ये ध्यान में रखिएगा। 3 प्रकार के न्याय हो गए। 38वां आर्टिकल जो है डीपीएसपी का, वहाँ भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात होती है। और जो ये अवधारणा है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की, ये रूस की क्रांति से ली गई है। और अगर ध्यान रखना है तो आपको ये जो क्या है, अगर इसमें ध्यान रखने वाली बात देखेंगे तो ये एकता और अखंडता, इसमें अखंडता शब्द जो है ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा अखंडता शब्द जोड़ा गया था। ऊपर समाजवादी पंथ निरपेक्ष देख लीजिए, ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें जो बंधुता की ये क्या दे रखा है इसमें कि जो ये न्याय की अवधारणा तो रूस की क्रांति से ले ली गई। बाकी इसमें देखते हैं आगे क्या है, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। तो ये चीज़ हमने देख ली, स्रोत देख लिए। स्रोत में क्या है, स्टार्ट होती है हमारी जो प्रस्तावना है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, हम भारत के लोग से। तो ये दर्शाती है कि जो संविधान का स्रोत है क्या, भारत की जनता है और भारत की जनता द्वारा संविधान को शक्तियाँ दी गई हैं ताकि उनके ऊपर वो अच्छे से न्याय या कानून बना सके, जो जहाँ पे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना हो सके, प्रतिष्ठा की अवसर और हर चीज़ की समता मिल सके, लोगों में जो दबे हैं उनको उठाया जा सके। जैसे कि 16(4) और 15(4) में सक्षमकारी जो प्रावधान दिए गए हमारे फंडामेंटल राइट्स में, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की एक तरह की ये दर्शाता है हमारा। आगे देखते हैं इसमें आगे अगर क्या देखते हैं कि जैसे इसमें दे रखा है, पीडीएफ में पढ़िएगा कि जो भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, जनता है और राजनीतिक सत्ता क्या है, अंतिम रूप से जनता पे निहित है। मतलब हमारे वहाँ जो है जनता ही शासक है, जनता के द्वारा शासक चुने जाते हैं और हर 5 साल में वोट का अधिकार जो दिया गया है, हर 5 साल में हम लोग वोट करके सरकार भी अपनी बदल सकते हैं। तो अंतिम रूप से जो शक्ति है लोकतंत्र में कहाँ पे होती है, वो ये हम सबको भी पता है। अंतिम रूप से जो शक्ति है लोकतंत्र में वो हमारी किस पे, जनता में ही निहित होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे क्या दिया है, जैसे संविधान के स्रोत के बारे में और ये बताती है प्रस्तावना की, जैसे जो संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, तो जैसे हमने देख लिया हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है, मतलब क्या है, भारत के लोग ही इसकी शक्ति का स्रोत हैं। ये प्रस्तावना जो है हमारे राज्य की प्रकृति के बारे में बताती है कि हमारे राज्य की प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति का मतलब कैसा राज्य जो भारत है, ये पॉलिटी में पहली बात तो ध्यान रखिएगा, जब देश के लिए भी राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है और राज्य का यहाँ पे प्रकृति कैसी होगी भारत की, तो ये बताती है क्या हमारे संविधान की प्रस्तावना, ये बताती है हमारा जो राज्य होगा मतलब देश,
वो एक संपूर्ण संप्रभु राज्य होगा। समाजवादी कुछ इसमें अवधारणाएं होंगी। पंथ निरपेक्ष होगा, मतलब धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष होगा, किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई राज्य धर्म के तौर पर। साथ ही लोकतंत्र तो होगा ही होगा और गणराज्य होगा। गणराज्य का मतलब अगर आप जानते होंगे तो गणराज्य का मतलब ये होता है जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है, जैसे अपने वहाँ प्रेसिडेंट है हेड ऑफ स्टेट, तो वो जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो क्या होगा, इलेक्टेड होगा, ना कि किसी रानी या राजा के द्वारा नॉमिनेटेड होगा। तो मतलब जैसे ब्रिटेन में राजशाही चलती है ना, तो वहाँ का हेड ऑफ स्टेट जो है वो क्या बाई बर्थ होता है कि मतलब जो राजा के खानदान में पैदा होगा वही वहाँ का हेड ऑफ स्टेट होगा, लेकिन वो भी नाम मात्र का। उसी तरह हमारे यहाँ प्रेसिडेंट के जो पोस्ट दी गई है वो नाम मात्र की है, लेकिन वो इलेक्ट होकर जाता है यहाँ से, इसलिए हमारा देश जो है गणतंत्र है, ना कि राजशाही। तो गणतंत्र का मतलब ये होता है। लोकतंत्र आपको पता ही होगा, जनता द्वारा वोट के द्वारा सरकार बनाई जाती है, सरकार फिर उनके लिए कल्याणकारी शासन करती है, ये सब चीज़ें पता होंगी आपको। आगे क्या है, ये हमारे संविधान के उद्देश्य के बारे में भी बताती है। प्रस्तावना जो है हमारे संविधान के उद्देश्य के बारे में बताती है। उद्देश्य का मतलब क्या कि जैसे जो न्याय की अवधारणा है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये हमने देख लिया, रूस की क्रांति से ली गई थी। साथ ही स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की भावना जो है, तो वो कहाँ से, स्वतंत्रता समानता अगर बंधुत्व की भावना देखें तो वो कहाँ से, वो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। न्याय की अवधारणा रूस से प्रेरित है और जो स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की अवधारणा है वो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और ये उद्देश्य हो गए हमारे संविधान के। बाकी जो अंगीकरण की तिथि दी गई है, जैसे हमने तिथियों के बारे में पहले टाइमलाइन में बता दिया, अगर आपको ध्यान रखना हो तो संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड की कौन कौन सी तिथियां आपको याद रखनी है, तो हमने 4 तिथियां बता दी थी पहले ही। 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949 और 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ये तिथियां हमने पहले बता दी। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। ये आगे बताता है कि हमारे प्रस्तावना का महत्व क्या है। जैसे प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना की महत्व है कि प्रस्तावना जो है हमारे भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंजी है, कुंडली है, ये सब दिया हुआ है। जैसे देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। जैसे प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, हमारे भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली कहा जाता है। साथ ही संविधान का दर्शन है इसमें प्रस्तावना में हमारी क्या, और भारतीय संविधान का सारांश ये बताती है पूरा। ये सब हमने शुरुआत में ही बात कर ली। पहचान पत्र है, अन्य पालकी वाला ने बताया था पहचान पत्र, ये भी हमने देख लिया। संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, इसलिए भी इसका महत्व बढ़ जाता है। साथ ही यह क्या करता है, जो कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ले लो, हाई कोर्ट ले लीजिए, जो ये कोर्ट्स हैं, अगर वो कहीं किसी चीज़ में फंसते हैं, किसी उसमें व्याख्या में, संवैधानिक व्याख्या में फंसते हैं, तो वहाँ पे क्या करता है, ये व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करती है प्रस्तावना। तो इसका मतलब ये जैसे कि संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की कुंजी, इसलिए इसको कहा जाता है कि जब अगर कभी जो कोर्ट है, अगर वो किसी संवैधानिक मामले में किसी चीज़ की व्याख्या में फंसते हैं तो वो सहारा लेते हैं किसका, प्रस्तावना का, क्योंकि प्रस्तावना जो है वो अंतिम रूप से संविधान के निर्माता जो है उनके मस्तिष्क को समझने की कुंजी है, इसलिए इसको इसकी व्याख्या के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। 42वां संविधान संशोधन हमने देख लिया। क्या इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। तो देख लेते हैं इन शब्दों के बारे में। जैसे समाजवादी शब्द के बारे में बात करें तो ये हमने देख लिया 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। साथ ही हमारे जो संविधान में समाजवादी जो गुण थे उनको पहले भी थे। अगर आप देखेंगे डीपीएसटी में कई सारे समाजवादी जो अवधारणा उसके प्रावधान किए गए थे पहले, लेकिन समाजवाद जो हमारे भारतीय संविधान में जो समाजवाद लिया गया है उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो हमारा समाजवाद है ये मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक मिला जुला रूप है। मतलब हमारा जो संविधान है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला रूप है। मतलब यहाँ ना तो बहुत सख्ती से समाजवाद को बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इन दोनों का मिला जुला रूप का मतलब ये भी होगा कि हमारे वहाँ का जो संविधान में जो समाजवाद दिया गया थोड़ा लचीला है। अगर मार्क्सवादी समाजवाद की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि वो बताते हैं कि जो नीचे का वर्ग है उसको सत्ता पलट देनी चाहिए ऊपर वाले वर्ग को स्थान लेने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। जैसे इसमें दिया हुआ है 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमने जोड़ा था, ये ध्यान रखिएगा। समाजवादी शब्द से तात्पर्य क्या है, संविधान ऐसी शासन व्यवस्था को सीमित करता है जिसमें उत्पादन और साधनों का प्रयोग सामाजिक हित में हो। तो यह हमारा भारतीय संविधान में समाजवाद है। आगे क्या दिया है, भारतीय समाजवाद का झुकाव जैसे हमने देख लिया है मार्क्सवाद और गांधीवाद की ओर अधिक है। लोकतांत्रिक समाजवाद है हमारा जो मिश्रित एक अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है। मतलब हमारे वहाँ जो समाजवाद लिया गया है उसका अगर देखें तो वो क्या करता है, वो उच्च वर्ग को नीचे बराबर में नहीं बांटता हर चीज़ों में, लेकिन वो क्या करता है जो नीचे वाला वर्ग है उसको सपोर्ट देके उच्च वर्ग के बराबर में खड़ा करने की कोशिश करता है। तो मतलब ये जैसे कि अगर हम देखें आप, तो जैसे मान लीजिए ये एक
सक्षम वर्ग है, ये इस हाइट पे है, और ये हमारा एक निम्न वर्ग है। तो हमारा जो समाजवाद है वो क्या करेगा, इसको सपोर्ट देके और सारी चीज़ें इनके लिए स्कीम जो आती हैं जैसे सरकार निकालती है, सब इन्हीं लिखिए, इनको सपोर्ट करके ये भी इन्हीं के बराबर इनको ला के खड़ा करने का कार्य करता है। ये इस तरह का हमारा समाजवाद है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और जो अपना समाजवाद है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आस्था रखता है हमारा भारतीय समाजवाद। मतलब यहाँ पे प्राइवेट भी हैं और पब्लिक भी हैं, मतलब यहाँ पे सरकारी चीज़ें और निजी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो मार्क्सवाद का समाजवाद है वहाँ पे सिर्फ सरकारी चीज़ों को तवज्जो दी जाती है, तो ये चीज़ देखिएगा। आगे इसमें क्या है, पंथ निरपेक्ष, ये हमारा शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। देख लिया समाजवादी या पंथ निरपेक्ष के बारे में समझ लेते हैं। पंथ निरपेक्ष जो शब्द है हमारा, उसको क्या किया, जोड़ के यह सुनिश्चित कर दिया गया कि भारत में राज्य क्या क्या है, अपना कोई धर्म नहीं होगा, मतलब जैसे राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, और राज्य जो है सभी धर्मों का संरक्षण का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरे शब्दों में यहाँ दिया गया जैसे संविधान धर्मतंत्र का निषेध करता है, धर्मनिरपेक्षता के आदर्श को स्वीकार करता है, और भारत क्या है, सकारात्मक पंथ निरपेक्ष का पक्षधर है। मतलब यहाँ पे सभी धर्म हैं, उनको समान रूप से और सभी को समान रूप से समर्थन प्राप्त है, किसी एक धर्म विशेष को नहीं, सभी धर्मों को यहाँ पे समान रूप से संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा पंथ निरपेक्ष है, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य क्या होगा, सभी धर्मों के लिए समान रूप से उसी हिसाब से कार्य करेगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है, एकता और अखंडता शब्द को देख लेते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, लेकिन एकता के साथ जोड़ा गया था, इसलिए हम इसको देख रहे हैं एकता और अखंडता में मतलब क्या होता है। एकता की अगर बात करें तो एकता शब्द का मतलब होता है कि जैसे डिफरेंट, एक सोसाइटी ले लीजिए, वहाँ पर डिफरेंट कल्चर के लोग हो गए, डिफरेंट रिलीजन के लोग हो गए, और उनकी डिफरेंट सोच है, उनके पसंद तौर तरीके सब अलग अलग है, उनमें एकता की बात होती है। मतलब ये लोगों के आपसी जुड़ाव का एक वो माध्यम बताता है एकता। वहीं अखंडता की बात करें तो अखंडता का मतलब क्या होता है, अखंडता का मतलब होता है कि भौगोलिक रूप से एकता, मतलब अलग अलग स्टेट में भौगोलिक रूप से एकता बनाकर उसको राज्य बना दिया गया, जो स्टेट देश बनाया जाता है, तो अलग अलग स्टेट ले लीजिए, उनको भौगोलिक एकता को प्रदर्शित करता है क्या, अखंडता। मतलब इनमें आपस में कभी टूट नहीं होगी। तो अखंडता क्या मतलब समझे कि अखंडता का तात्पर्य क्या है कि भौगोलिक एकता से मतलब है इसका। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। जैसे दिया हुआ है अखंडता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ये हमने देख लिया। यहाँ पे क्या है, जो अखंडता है वो एकता से भिन्न क्यों है, क्योंकि अखंडता से मतलब क्या है, भौगोलिक एकता के बारे में बताता है। अर्थात क्या मतलब, देश के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जुड़े हुए हैं, इसी को बताते हैं अखंडता। जबकि एकता मतलब क्या होता है, एकता से क्या होता है, विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न भागों और जातियों के लोग आपस में प्रेम सद्भाव पूर्वक रहें, यही एकता होती है। और प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभूति हो कि यह प्रभुता संपन्न राज्य है, वह एक अभिन्न इकाई है उसका, तो ये चीज़ एकता हो गई। तो समझ गए आप अखंडता मतलब क्या होता है। अखंडता से तात्पर्य होता है कि भौगोलिक इकाई। आगे देखते हैं, और जो उसके कुछ मुख्य शब्द बचे हैं हमारी प्रस्तावना के, तो उनको देख लेते हैं। जैसे सब स्टार्ट होती है हमारी प्रस्तावना, हम भारत के लोग के बाद से संप्रभुता पहला शब्द आता है, तो उसको देखते हैं संप्रभुता शब्द को। तो जान लेते हैं संप्रभुता के बारे में। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा जो देश है वो सभी मामलों में संप्रभु होगा। संप्रभु का मतलब कि उस पर कोई बाह्य शक्ति का दबाव नहीं होगा, ना ही कोई आंतरिक शक्ति का दबाव होगा कि उसे किस प्रकार से निर्णय लेने हैं, क्या करना है। वो एकदम संप्रभु का मतलब ये होगा, उसे किसी भी शक्ति का दबाव नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसा इसमें दिया गया है कि संप्रभुता शब्द किस बात का बोध कराता है कि क्या है, भारत एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य है अपने बाह्य और आंतरिक दोनों मामलों में। एक संप्रभु राज्य के रूप में भारत क्या कर सकता है, किसी विदेशी भूमि को अधिग्रहित भी कर सकता है और किसी विदेशी के पक्ष में अपनी भूमि को दे भी सकता है। तो क्या मतलब, संप्रभु का मतलब है कि आंतरिक बाह्य मामलों में दोनों प्रकार से स्वतंत्र है। ये इस तरह के फैसले भी ले सकता है कि किसी बाह्य भूमि पर अपने अधिग्रहित भी कर सकता है और अपनी भूमि किसी बाह्य देश या किसी राज्य के पक्ष में दे भी सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। मतलब क्या हुआ, संप्रभुता का ये तात्पर्य हुआ। आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। संप्रभुता के बाद कौन सा शब्द आता है, तो संप्रभुता के बाद समाजवादी पंथ निरपेक्ष हमने देख ही लिया, जहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था। उसके बाद क्या आता है, लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक शब्द का जो अगर मतलब देखें तो जो लोकतंत्रात्मक शब्द है वो एक सिर्फ राजनीतिक, क्या मतलब, जो हमारा लोकतंत्र शब्द है वो केवल एक सरकार के स्वरूप को ही नहीं बताता है जो इसमें दिया हुआ है। जैसे कि लोकतंत्र जो शब्द है वो केवल सरकार के स्वरूप को ही नहीं बताता, बल्कि क्या करता है, एक विशेष प्रकार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का भी बोध कराता है। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था कैसी, जहाँ पे एक समानता और स्वतंत्रता हो जिस समाज में, और वो ऐसी क्या करे, सरकार चुनी जाए जनता के द्वारा। मतलब कि एक ऐसे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का भी बोध कराता है जहाँ पे समानता और स्वतंत्रता का व्यवहार किया जाए और उसके सिद्धांतों के आधार पर एक सरकार चुनी जाए
और जो सरकार चुनी जाएगी लोकतंत्र के आधार पर वो जनता के लिए जनता के द्वारा निर्वाचित होगी, और क्या होगी, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी भी होगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यही दिया इसमें कि लोकतंत्रात्मक शब्द का अभिप्राय क्या है कि समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित सरकार हो जो जनता के द्वारा चुनी जाए और जनता के प्रति उत्तरदायी भी हो। तो ये ध्यान में रखिएगा। साथ ही जो आगे दिया गया है इसमें तो मैं बता देता हूँ, जैसे भारत में जो लोकतंत्र है वो आपको पता होगा, इसको संसदीय लोकतंत्र भी कहते हैं। तो भारतीय जो लोकतंत्र है वो पहली बात तो ध्यान रखिएगा इनडायरेक्ट प्रकार का लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है। यहाँ पर डायरेक्ट रूप से हम लोग किसी नेता को, मतलब जो सरकार बनती है उसमें डायरेक्ट रूप से किसी प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से सांसद चुनते हैं या विधायक चुनते हैं, फिर वो जाके मिलके बहुमत लेके फिर उसको बनाते हैं सरकार जाके। तो यहाँ पे क्या अपने वहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और संसदीय लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है अपने वहाँ। संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे हमने बता दिया कि हम लोग एक सांसद या विधायक को चुनते हैं, वो जाके सरकार बनाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे क्या दिया है, जैसे कि संसदीय लोकतंत्र में एक और खास बात होती है कि जो कार्यपालिका जो होती है वो किसके, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। क्या क्या ध्यान में रखना है, संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी, और संसदीय लोकतंत्र में जो जनता होती है वो डायरेक्ट नेता को नहीं चुनती है, जनता क्या करती है कि सांसद विधायकों का चुनाव करती है, वो मिलकर सरकार बनाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे क्या दिया है, जो भारतीय लोकतंत्र है उसकी घोषणा क्या, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर की गई थी, जो एक आवधिक चुनाव की व्यवस्था करता है, कानून के शासन की स्थापना करता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को निश्चित करता है, और कुछ आधारों पर भेदभाव की अनुपस्थिति भी करता है। जो हमारा क्या है, भारतीय लोकतंत्र का घोषणा पत्र है उस पर। डेमोक्रेसी हमने देख ली दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। इंडिया में क्या प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है, और कुछ जगह पे प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी का भी उदाहरण देखने को मिलता है हमें, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, वहाँ पे बहुत जगह आपने देखा होगा। यहाँ पे क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट जनता जाती है, कोई भी बिल हो उस पर मतदान करती है, किसी को अगर चुन लिया उसको समय से पहले निकालना है तो उसके लिए भी इसके लिए कुछ टूल होते हैं, जैसे रेफरेंडम होता है, इनिशिएटिव होता है, रिकॉल होता है, प्लेबिसाइड होता है, मतलब जनमत संग्रह, ये सब 4 प्रकार के इसके टूल होते हैं। तो इन टूल के माध्यम से प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी को संचालित किया जाता है। तो देख लेते हैं इन टूल के बारे में। जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन जो कौन से हैं, पहला देखते हैं जनमत संग्रह, रेफरेंडम जिसको इंग्लिश में कहते हैं, रेफरेंडम या जनमत संग्रह। इसमें क्या होता है, जनमत संग्रह का मतलब ये होता है कि ये एक प्रत्यक्ष मतदान का क्या है, माध्यम है, जिसके माध्यम से क्या किया जाता है कि किसी प्रस्ताव पर लोगों द्वारा क्या करते हैं, सीधे मतदान के लिए कहा जाता है। मतलब एक प्रत्यक्ष मतदान करती है जनता डायरेक्ट जाके, वहाँ पे क्या होता है कि कोई प्रस्ताव रखा जाता है, उस पर जो लोग हैं वो डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, मतदान करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो टूल है वो कौन सा, पहल या इनिशिएटिव। तो पहल मतलब जैसे संसद के समक्ष कोई प्रस्ताव रखते हैं, वैसे क्या किया जाता है, विधायक उसी की तरह होता है कि लोग क्या करते हैं, विधायिका के समक्ष कानून के निर्माण का एक प्रस्ताव रखते हैं। मतलब प्रत्यक्ष जनता इनमें इन्वॉल्व हो रही, ना कि उनके माध्यम से कोई प्रतिनिधि इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो सीधे जनता के द्वारा क्या किया जाएगा, विधायिका के समक्ष इसी कानून को रखा जाएगा, निर्माण के प्रस्ताव को रखा जाएगा, इसी को इनिशिएटिव कहते हैं। तो पहल का मतलब क्या है कि कानून के निर्माण का प्रस्ताव रखा जाएगा डायरेक्ट जनता के द्वारा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट जनता के द्वारा कानून के निर्माण का प्रस्ताव रखा जाएगा, इसको पहल कहते हैं। और रेफरेंडम में क्या है, प्रत्यक्ष मतदान का एक तरीका है रेफरेंडम, जिसके जो इसमें जैसे प्रस्ताव रखा गया इनिशिएटिव के तहत, और इस पर क्या करेगा, जनमत संग्रह के द्वारा डायरेक्ट इसमें मतदान किया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। एक होता है रिकॉल। तीसरा टूल कौन सा है, तो पहला हो गया हमारा जनमत संग्रह, दूसरा हो गया इनिशिएटिव या पहल, या तीसरा कौन सा हो गया, रिकॉल। तो रिकॉल मतलब वापस बुलाना। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें मतदाताओं द्वारा क्या किया जाता है, किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाने की प्रक्रिया की जाती है। तो मतलब जैसे अपने वहाँ किसी सांसद या विधायक को दल बदल के आधार पर हटाया जाता है, उसी प्रकार से क्या होता है, रिकॉल इसमें मतदाताओं द्वारा किया जाता है। मतदाता जो होते हैं किसी प्रतिनिधि को उसके कार्यकाल पूरा होने से पहले उसको हटाते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, रिकॉल कहते हैं इसको। चौथा क्या है, प्लेबिसाइड, लोक राय। तो ये लोक राय मतलब क्या है, किसी लोकहित का मुद्दा एक होता है, उस पर जो लोग हैं, सामान्य जो नागरिक हैं, उनकी राय जानने के लिए इसको लाया जाता है, किसको, लोक राय को। तो प्लेबिसाइड मतलब लोकहित के मुद्दे पर देश के नागरिकों की राय जानने के लिए प्लेबिसाइड लाया जाता है। प्लेबिसाइड को हिंदी में ध्यान रखिएगा लोक राय, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि लोगों की राय इसमें ली जाती है किसी मुद्दे पर। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे तो हमने देख लिया लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। अपने वहाँ अप्रत्यक्ष है जिसको संसदीय लोकतंत्रात्मक कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन देख लिए, 4 हो गए, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड मतलब जनमत संग्रह हो गया, पहल हो गई, वापस बुलाना, और लोक राय। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं गणराज्य। गणराज्य शब्द से तात्पर्य क्या है, जैसा कि हमने शुरुआत में लेक्चर में बताया था, गणराज्य शब्द से तात्पर्य ये होता है जो हमारे वहाँ का हेड ऑफ स्टेट होगा वो चुना जाएगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से।
तो ये ध्यान में रखिएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो चुना जाएगा, ना कि वो वंशानुगत होगा, ना ही किसी के द्वारा नामित होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो जब जहाँ पे हेड ऑफ स्टेट अपने वहाँ जैसे प्रेसिडेंट है वो चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से, तो अपने वहाँ क्या हो गया, गणराज्य हो गया। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो इसमें देखते हैं ये दिया है क्या है, जैसे गणराज्य सबसे तात्पर्य क्या है, देश का प्रधान जनता के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा। जैसा कि ब्रिटेन में क्या होता है, वंशानुगत होता है, जबकि अमेरिका में क्या है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। किसको, वहाँ के हेड ऑफ स्टेट मतलब राष्ट्रपति को। और वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है सारी पावर भी उसी के पास होती है, लेकिन जो इंडिया में हेड ऑफ स्टेट का पद दिया हुआ है राष्ट्रपति, तो यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो केवल नाम मात्र का होता है, नॉमिनल होता है, मतलब डी जूरे इसको एक टर्म यूज़ करते हैं। जो प्रेसिडेंट है अपने वहाँ का उसको क्या है, ये डी जूरे, इसकी प्रकृति क्या है इसके कार्यकाल की, तो डी जूरे है, मतलब ये नाम मात्र का कार्यपालक है। आगे क्या दिया है, जैसे कि गणराज्य का अर्थ क्या है, राजनीतिक संप्रभुता किसमें होगी, जनता में निहित होगी, मतलब चुना जाएगा चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। और किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होगी गणराज्य में, और प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय जो होगा सभी के लिए खुला होगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बिना भेदभाव के। तो यही हो गया गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या, हेड ऑफ स्टेट नॉमिनेटेड नहीं होगा, इलेक्टेड होगा, चाहे डायरेक्ट इलेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट इलेक्ट हो। जबकि ब्रिटेन में इलेक्ट वंशानुगत होता है, और जहाँ वही अगर बात करें अमेरिका की, तो वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट है वो डायरेक्ट इलेक्ट होता है। और इसमें जो शक्तियाँ हमने बता दी, जो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वहाँ डी जीरो इसको कहते हैं, मतलब डी जीरो का मतलब कि उसकी जो वास्तविक कार्य शक्तियाँ उसके पास नहीं होती, वो डी फैक्टो के पास होती, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। और गणराज्य का अर्थ देख लिया, राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित होगी, और किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति होगी। साथ ही जो कार्यालय हैं, जो सार्वजनिक कार्यालय सभी के लिए समान रूप से खुले होंगे, बिना किसी भेदभाव के। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, जस्टिस देखते हैं, न्याय। न्याय का मतलब क्या है, सामाजिक आर्थिक न्याय हमने देख लिया, राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हमने देख लिया। ये कहाँ से, रूस की क्रांति से प्रेरित हैं, 1917 में हुई थी। ये ध्यान में रखिएगा। साथ ही आर्टिकल 38 में भी ये देखने को मिल जाएंगे, ये तीन सब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। और देख लेते हैं सामाजिक, इनका मतलब देख लेते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिए गए, इनका मतलब क्या होता है। तो सामाजिक न्याय का मतलब क्या होगा, पहली बात तो किसी के साथ बिना किसी भेदभाव के उसको रखा जाएगा, ना ही धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, ना वंश के आधार पर, ना लिंग के आधार पर। तो मतलब इन किसी भी आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना ही धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, किसी भी के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और किसी वर्ग विशेष के लिए क्या किया जाएगा, विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी, मतलब किसी के पास विशेषाधिकार नहीं होगा। और साथ ही जो सामाजिक न्याय में जो लोग हैं जिनके साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। और साथ ही जिनके साथ पहले, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है, साथ ही अगर ध्यान रखें कि जिनके साथ पूर्व में इन आधारों पर भेदभाव किया गया है, जाति के आधार पर हो गया, लिंग के आधार पर हो गया, तो उनके साथ जिनके साथ ये किया गया है भेदभाव, तो उनके लिए एक सक्षमकारी प्रावधान भी किए गए हैं। तो सक्षमकारी प्रावधान का मतलब जैसे कि जिन कारणों से उनकी जो सामाजिक स्थिति थी वो नीचे हो गई थी, आर्थिक स्थिति नीचे हो गई थी, तो उनके लिए कुछ सक्षमकारी प्रावधान करके उनको भी बराबर में लाया जाए। तो यही, इसी को रिजर्वेशन भी इसी को कहते हैं, सक्षमकारी प्रावधान है रिजर्वेशन भी। जब तक कि वो समाज या वर्ग उस स्थिति में ना आ जाए जिससे सामान्य स्थिति होती है, और जिनकी वजह से इस स्थिति में गए हैं, तो क्या होगा, तब तक कि सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो पाएगा। कि नीचे का आदमी अगर उसके किसी कारणों से दबाया गया है समाज में, उसके लिए जाति धर्म के आधार पर उसको दबाया गया, क्या किया गया, और अगर उनको जब तक कि ऊपर लेवल पे लाना होगा तो उनके लिए कुछ सक्षमकारी प्रावधान किए जाएंगे, लाइक रिजर्वेशन ले लीजिए। और महिलाओं के लिए भी किया गया है, जैसे 15(4) देख लीजिए, 15(3) देख लीजिए, बच्चों के लिए किया गया है। तो इन सभी आधारों पर सामाजिक न्याय की स्थापना होगी जब तक कि सारे वर्ग में समानता नहीं आ जाएगी। सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं है कि जाति धर्म के आधार पर केवल भेदभाव नहीं किया जाएगा, साथ ही ये भी है कि जो इनके साथ किया गया उनको भी उसी स्तर पर बराबर लाया जाएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है। आगे है आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय से क्या है मतलब, आर्थिक न्याय से तात्पर्य यह है कि जो उत्पादन हुआ है उसका सारा वितरण किसी एक आदमी के पास संकेंद्रित ना हो पाए, मतलब उत्पादन का जो वितरण होगा वो एक अच्छे से होगा, इतना कि सारे लोगों पे समान रूप से बंट सकेगा, इसलिए उसको आर्थिक न्याय कहेंगे। मतलब क्या दिया है देख लेते हैं। आर्थिक न्याय से तात्पर्य क्या है कि उत्पादन के साधनों का वितरण इस प्रकार से किया जाएगा, किस प्रकार से, कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना कर सके। साथ ही उत्पादन के साधनों का प्रयोग जो होगा सार्वजनिक हित में किया जाएगा। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल 38 हो गया, 39 हो गया, उसमें किया गया है आर्थिक न्याय की अवधारणा का क्या किया गया है, दिया गया है किसमें, डीपीएसपी में, आर्टिकल 38 से 39 में। तो ये दिया, आर्थिक कारकों के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति होगी।
और क्या होगा, संपत्ति और आय की असमानता है जो उसमें दूर किया जाएगा, ये किससे, ये आर्थिक न्याय से। तो ये ध्यान में रखिएगा। राजनीतिक न्याय दिया है। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हो गया, सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार दिए जाएंगे, सभी जो नागरिक हैं उनको समान रूप से राजनीतिक पदों पर पहुंचने की समानता होगी, और साथ ही जो सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी उनमें समानता हो। मतलब जो भी नागरिक है उसको राजनीतिक रूप से जो अधिकार मिलते हैं इलेक्शन लड़ने के, तो उनको इन आधारों पर कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा उनसे। मतलब कोई आम नागरिक भी सांसद, एमएलए, हर चीज़ का इलेक्शन लड़ सकता है, बशर्ते जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है और दल बदल के आधार पर उसको निरर्हक घोषित ना किया गया हो। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे क्या दिया है, आगे देखते हैं। न्याय तो हो गया हमारा, आगे देखते हैं न्याय के आगे स्वतंत्रता की बात करते हैं, लिबर्टी। तो लिबर्टी जैसे इसमें दे रखा है हमारे संविधान में, जो प्रस्तावना दी गई है उस पर लिबर्टी कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की लिबर्टी दे रखी है। और ये लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, स्वतंत्रता 5 प्रकार की दे रखी। कौन सी, पहली विश्वास की, दूसरी विश्वास, दूसरी धर्म की, तीसरी उपासना की, विचार विश्वास धर्म क्या हो गया, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास धर्म की, उपासना की। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है हमारे संविधान की प्रस्तावना में। और साथ ही जो प्रस्तावना में दे रखी है स्वतंत्रता, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स में भी प्रावधान किए गए। जैसे 19 से 22 ले लीजिए, वो स्वतंत्रता का अधिकार देता है। साथ ही अगर 25 से 28 लेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। तो ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखने क्या 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमने देख ली, किसमें, ये देख ली 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गए, 19 से 22 आर्टिकल हो गया, साथ ही 19(1) का हो गया, और 25 से 28 ये भी हमने देख लिया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के 2 आदर्श दिए गए हैं हमारे संविधान की प्रस्तावना में, वो किससे, फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। वही बात करें क्या, प्रस्तावना जो हमारी वो क्या करती है, व्यक्तिगत जो गतिविधियां उनमें रोक की अनुपस्थिति बताती है। मतलब जो व्यक्ति हैं उनकी जो व्यक्तिगत गतिविधियां हैं उनमें अनुपस्थिति, उनमें कोई रोक टोक नहीं करेगी। मतलब व्यक्तिगत जो गतिविधियां हैं उसके रोक टोक में अनुपस्थिति दर्शाती है। साथ ही क्या, व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करती है। हमारे क्या दिया गया, व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करती है। प्रस्तावना जो है अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करती है। आगे दिया इसमें क्या, स्वतंत्रता से तात्पर्य यह नहीं है कि कुछ भी किया जा सकता है। मतलब कि हमारी जो स्वतंत्रता है वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट हमारी स्वतंत्रता नहीं है। हमारी जो स्वतंत्रता है वो इमरजेंसी के दौरान और भी कई चीज़ों के दौरान इसमें क्या किया है, हमारी स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है। लेकिन 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो हमारी इमरजेंसी हो वो कभी भी उनको निरस्त नहीं किया जा सकता। वो कौन से अनुच्छेद हैं हमारे फंडामेंटल राइट के, वो बताइएगा कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं फंडामेंटल राइट के जिनको किसी भी परिस्थिति में उनका ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आगे क्या दिया गया है कि कुछ भी किया जा सकता है, बल्कि स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग संविधान की सीमा में रहकर ही किया जा सकता है। आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक सीमित हो जाती है जहाँ से दूसरे की स्वतंत्रता या दूसरे के अधिकार चालू होते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि मतलब आपकी स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया उन अधिकारों से किसी दूसरे की स्वतंत्रता का अधिकार का हनन ना हो, तो वहीं तक आपकी स्वतंत्रता बनी रहेगी। तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे क्या दिया है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो स्वतंत्रता हमने देख ली, स्वतंत्रता के आगे प्रतिष्ठा और अवसर की समता दी गई। तो 2 प्रकार की समानता दी गई है प्रियम्बल में। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो इनको देख लेते हैं। प्रस्तावना हमारी ये सुनिश्चित करती है कि बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। संविधान मूल अधिकारों में समानता का अधिकार प्रदान किया गया। तो 14 से 18 तक मूल अधिकार हैं, उसमें इक्वलिटी की बात होती है 14 से 18 तक। तो ये कौन से हैं हमारे मूल अधिकार, 14 से 18 तक अनुच्छेद दिए हैं, उसमें क्या है, समानता के अधिकार दिए गए। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, जैसे अनुच्छेद 14 देख लें, उसमें क्या दिया है, कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समान संरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिसमें क्या है, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव या प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 बताता है क्या, कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। 16 बताता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ये सारे आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल राइट के चैप्टर्स में एकदम डिटेल्ड वाइज। अभी तो ओवरव्यू इसका दिया जा रहा है। साथ ही अनुच्छेद 17 की बात करें तो अस्पृश्यता का अंत करता है, और यहाँ 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत करता है। तो अनुच्छेद 17 जो है क्या करता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है हर रूप में उसका। वह अनुच्छेद 18 जो है वो किसका, उपाधियों का अंत देता है, अंत करता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ये हो गए समानता के अधिकार, कौन से, 14 से 18 तक। अगर किसी को उपाधि दे दी जाएगी तो कुछ को स्पेशल प्रोविजन मिल जाते हैं, जैसे उसको अलग से भीड़ दिखने लगता है, तो वहाँ समानता स्थापित नहीं हो सकती। तो इसीलिए उपाधियों का अंत भी किया गया, अस्पृश्यता का उन्मूलन किया। छुआछूत भेदभाव से ये अस्पृश्यता या समानता थोड़ा ना आती समाज में, इसीलिए इसको हटाया गया। साथ ही राजनीतिक समानता की बात करें तो राजनीतिक समानता के तौर पर हमें 2 अनुच्छेद दिए गए हैं संविधान में, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326।
जहाँ अनुच्छेद 325 बताता है हमें क्या कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर मतदाता सूची से किसी को भी शामिल करने से मना नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 325 जहाँ हमारा बताता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को जन्म स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से हटाया नहीं जा सकता। वहीं 326 बताता है क्या हमारा कि लोकसभा और राज्यों में जो विधानसभा है उनके लिए इलेक्शन जो होते हैं उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर वो इलेक्शन होगा। तो कौन सा अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 326 ये क्या करते हैं, हमारे राजनीतिक समानता की बात करते हैं। वहीं आर्थिक समानता की बात करें तो अनुच्छेद 39 हो गया, जहाँ पे महिलाओं और पुरुषों के जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और क्या समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है किसमें, अनुच्छेद 39 में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछा जाता है समान कार्य के लिए समान वेतन। तो अनुच्छेद 39 ध्यान रखिएगा, ये क्या करता है, हमारा आर्थिक समानता की बात करता है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता हो गई। अब कुछ देख लेते हैं क्या कि प्रस्तावना से जुड़े कुछ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट थे, तो उसको देख लेते हैं। उनके जो फेमस केस रहे हैं उनके आधार पर जो प्रस्तावना है हमारी उसमें कई चीज़ें बताई गई हैं। तो जैसे पहला केस देखते हैं, कौन सा, बेरूबाड़ी संघवाद था 1960 में, 1960 में बेरूबाड़ी संघवाद हुआ था। उसमें क्या बताती है, उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय है वो निर्णय देता है क्या कि प्रस्तावना जो है संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाती है। अर्थात क्या बताया गया कि अनुच्छेदों में प्रयुक्त इसके शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं, संविधान की व्याख्या करते समय इसकी सहायता की जा सकती है। मतलब जब बेरूबाड़ी केस हुआ तो क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कि जो प्रस्तावना है उसका जो व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, लेकिन जो हमारी प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो पहली बार किसमें, बेरूबाड़ी संघवाद में ये बताया गया कि प्रस्तावना का हम उपयोग कर सकते हैं जहाँ निर्णय लेने में, जहाँ पे कई अर्थ निकल रहे अनुच्छेद के, तो वहाँ प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग नहीं है। ये बताया किसमें, बेरूबाड़ी में। फिर आता है 1960 के बाद केशवानंद भारती मामला 1973। इसमें क्या बताता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट बताता है अपने निर्णय में जो प्रस्तावना है हमारी वो संविधान का एक अभिन्न अंग है। मतलब अभिन्न का मतलब ये होता है कि अलग नहीं है इससे, मतलब अलग नहीं का मतलब ये संविधान का भाग ही है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो निर्णय में क्या बताते हैं, केशवानंद भारती मामले के केस में 1973 में जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग है और अगर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है लेकिन इसकी मूल भावना नष्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर भी यहीं से आया और प्रस्तावना की जो मूल भावना नष्ट नहीं होनी चाहिए, बशर्ते इसमें संशोधन कर सकते हैं। और संशोधन कैसे होगा, तो अमेंडमेंट के द्वारा होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये ध्यान में रखिएगा क्या कि इसमें जो संशोधन हो सकता है और संविधान का भाग है प्रस्तावना, मतलब अभिन्न अंग का मतलब होता है संविधान से अलग नहीं है, मतलब इसी का पार्ट है। तो ये ध्यान में रखिएगा। फिर वही LIC ऑफ इंडिया केस आता है बाद 1995 का, उसमें भी यही बताते हैं सर्वोच्च न्यायालय की क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये क्या क्या ध्यान में रखना है, बेरूबाड़ी केस में कहा था संविधान का भाग नहीं है, केशवानंद भारती मामले में कहा संविधान का अभिन्न अंग है, संशोधन भी किया जा सकता है। वहीं LIC ऑफ इंडिया केस हो गया 1995 का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देते हुए कहता है कि ये हमारे संविधान का भाग है। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी हो तो हम देख सकते हैं हमारे जो चैनल है इसमें लास्ट में जो भी हम लेक्चर लेते हैं उसमें देखते हैं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या चीज़ें अपने साथ शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हैं। तो उसमें हमने दे रखा है कंसाइज थिंग्स टेक अवे फॉर एग्जाम करके, तो उसमें हम देखते हैं आगे। तो देख लेते हैं उन चीज़ों को, जैसे क्या क्या चीज़ें हमें एग्ज़ाम के लिए लेके जानी है इस लेक्चर से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। तो देखते हैं क्या कंसाइज थिंग्स टेक अवे फॉर एग्जाम। तो देख लेते हैं, जैसे प्रियम्बल यहाँ लिख दिया मैंने, इस पर क्या क्या ध्यान में रखना है आपको। तो पहला क्या, 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। कौन कौन से 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 3 न्याय हो गए हमारे। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। 2 प्रकार की समता हो गई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। 2 प्रकार की समता हो गई, कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और सबसे पहले कौन से, अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को लाया गया था। सर्वप्रथम किसमें, अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को लाया गया था। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें क्या, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है कौन सी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो ये ध्यान में रखिएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ध्यान में रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव। तो क्या क्या ध्यान में रखना है, अमेरिका के संविधान में सर्वप्रथम लिया गया था और भारतीय संविधान की प्रस्तावना और नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे 13 दिसंबर 1946 को सर्वप्रथम पेश किया गया था। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, 13 दिसंबर 1946 डेट ध्यान रखना है जब इसको पेश किया गया था। 22 जनवरी 1947 ये ध्यान में रखिएगा, 22 जनवरी 1947 डेट जब इसको क्या किया गया था, संविधान ने इसको
अपनाया था, पारित किया था सॉरी। और ध्यान क्या रखना, 26 नवंबर 1949 जब इसको संविधान सभा आत्मर्पित करती है, और 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ये डेट ध्यान में रखिएगा। इतनी चीज़ें, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता समानता अमेरिका के संविधान से लिया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। और इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो ये चीज़ें हमने देख ली। तो बस इतना ही था इसमें। अगर कुछ और ध्यान में रखना हो तो जैसे कीवर्ड इसमें दिए गए हैं 5 प्रकार के, तो इसको लाइन से ध्यान में रख लीजिएगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, फिर आता है समाजवादी, फिर आता है पंथ निरपेक्ष, फिर आता है लोकतंत्रात्मक, फिर आता है गणराज्य। तो सबसे लास्ट में गणराज्य आता है और स्टार्ट होता है सार्वभौम से या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, इनका लाइन से सीक्वेंस ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और बाकी जो इसमें अमेंडमेंट हुआ था 42वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट, तो ये हमने लिख दिया। इसमें कौन से शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द, तो समाजवादी, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और कौन सा, तो अखंडता शब्द। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़ा गया था। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और अभी तक इसमें क्या, तो अभी तक इसमें केवल एक बार संशोधन हुआ है, कौन सा, यही 42वां संविधान संशोधन। मतलब इसमें अभी तक इसमें एक बार संशोधन हुआ है, किसमें, प्रस्तावना में। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कौन सा हुआ है, तो 42वां संविधान संशोधन। और ध्यान क्या रखना है, तो केशवानंद भारती केस में इसको क्या कहा गया था कि ये संविधान का भाग है, पार्ट है कि नहीं है, तो पार्ट है संविधान का। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये संविधान का पार्ट है। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा, संविधान का पार्ट भी है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। अभी तक एक बार संशोधन हुआ है, केशवानंद भारती केस 1973 में जो हुआ था, तब इसमें बताया गया था संविधान का पार्ट है। और इसमें न्याय हमने देख लिया, स्वतंत्रता देख ली, समानता देख लिया, इसकी टाइमलाइन देख ली, 13 दिसंबर 1946 से लेकर 42वां संविधान संशोधन 1976 तक का। और देख लिया नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था। और सबसे पहले अगर कोई देश है जहाँ पे प्रस्तावना अपनाई गई थी संविधान में, तो वो कौन सा था, अमेरिका था। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा इससे रिलेटेड। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए किसी अदर वीडियो पे इसी तरह की। तो गुड बाय।